Hello students, welcome to the online class of MPS Baru। तो प्रीवियस जो क्लास था उसमें हमने इंटर वार इकोनॉमी और वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल वार जिसे कहा जाता था फर्स्ट इंडस्ट्रियल वार, उसका क्या असर पड़ा, कितने लोग ज़ख्मी हुए और कितने लोग मारे गए। तकरीबन 2 करोड़ के करीब लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और 1 करोड़ के करीब लोग जो है वो मर जाते हैं। और इस वार ने बिल्कुल इकोनॉमिक जो सिनेरियो था वो चेंज कर देते हैं। जहाँ पर पहले काम जो एक्सपेक्ट करता था मर्दों से वो अब ख़वातीन करने लग जाते हैं। तो वार ने न सिर्फ सोशल डिस्टर्बेंस पैदा किया है बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लाया है। और वार के बाद दोबारा से उस प्री वार जो फेज़ था, यानी प्री वार जो एरा था, उसको दोबारा से वहाँ लौट के आना, वापस ट्रैक पे आने में कितना समय लगा है, कितना डिफ़िकल्ट हुआ है, रिकवर करना कितना मुश्किल हो जाते, वो हम आज पढ़ेंगे। पोस्ट वार रिकवरी, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री होता है पहले, पोस्ट वार रिकवरी का मतलब हो गया वार के बाद दोबारा से रिकवर करना, दोबारा से वापस उसी पोजीशन पे आ जाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो बात कर रहे हैं कि पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ब्रिटेन जो प्री वार पीरियड में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले लीडिंग इकोनॉमिक पावर था, लीडिंग इकोनॉमी था ग्रेट ब्रिटेन पूरी वर्ल्ड में, तो बहुत ज़्यादा उसे ख़ास तौर पर ब्रिटेन की यहाँ मिसाल दिया गया है जो जंग से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी माना जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बहरान का सामना करना पड़ा है, क्राइसिस का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो जहाँ ब्रिटेन इसी वार के साथ लगा हुआ था, उसी समय इंडिया और जापान में बहुत सारे इंडस्ट्रीज बने हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए हैं। तो वार के बाद, जंग ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन को इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन मार्केट में जो पहले उसका पोजीशन था वापस उस पोजीशन को कैप्चर करना उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल में अब इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में अब उससे जापान के साथ compete करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो उस समय जब जंग लड़ रहा था 1914 से 1919 तक, जितने भी एक्सपेंसेस थे उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, उस खर्चे को, वार के एक्सपेंस को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने बड़ी खुले दिल से मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था यूएस से। उस समय उस खर्चे को पूरा करने के लिए, वार के खर्चे को पूरा करने के लिए उसने अमेरिका से क्या लिया था, कर्जा लिया था। इसका मतलब ये था कि जब जंग ख़त्म हो गया ब्रिटेन जो है बुरी तरह कर्ज में डूब चुका था, इसके यूएस के कर्जे में डूब चुका था। तो इस वार ने, जहाँ पर इकोनॉमिक बूम का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, बढ़ना, ठीक है, तो डिमांड में, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो जब ये बूम ख़त्म हो जाते हैं, वार के दौरान का जितना भी डिमांड्स था वो सारा ख़त्म हो जाता है वार के साथ, और प्रोडक्शन दोबारा से कम हो जाता है और बेरोज़गारी फिर से बढ़ने लग जाते हैं। तो उस समय कहते हैं कि वार गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो वार एक्सपेंडिचर्स को उसने रिड्यूस किया है ताकि पीस टाइम रिवेन्यूज़ के साथ उससे मतलब एक बैलेंस कर पाए। पीस टाइम रिवेन्यू जो था, अमन के दौर का जो रिवेन्यू था और वार के दौरान जितना भी ये इकोनॉमिक बूम हुआ था उसको नीचे लाया है ताकि वो पीस टाइम रिवेन्यू के साथ जो है बैलेंस कर सके। इस वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, जॉब लॉस हो जाते हैं 1921 में। तो उस समय वो कहते हैं कि 1921 की बात कर रहे थे, हर 5 वर्कर्स में जो है, हर 5 वर्कर्स की बात करेंगे तो उनमें से एक वर्कर जो था वो क्या था कि वो मतलब बेरोज़गार हो चुका था, उसके पास कोई काम नहीं था।
तो जो उनकी एंजाइटी थी, जो फियर था, जो डर था, और जो अनसर्टेनिटी थी, अनसर्टेनिटी मतलब जिसमें आप जहाँ पर आपकी कोई भी सर्टेनिटी, कोई भी आपको एश्योरेंस नहीं होती है वर्क को लेकर, काम को लेकर, ये पोस्ट वार सिनेरियो का एक ना ख़त्म होने वाला हिस्सा बन जाता है कि कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि किसी को भी ये श्योरिटी नहीं था कि यकीन कि उसके पास काम रहेगा, कल को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा एक हालात पैदा हो गया था वो वर्ल्ड वार के बाद, यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। बहुत सारे एग्रीकल्चर इकोनॉमीज जो है वो क्राइसिस में, वो मतलब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्राइसिस में पड़ जाते वो। यहाँ पर हम वीट प्रोड्यूसर्स की हम केस लेंगे। बिफोर द वार, यानी वार से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था वो वर्ल्ड मार्केट में एक बहुत बड़ा सप्लायर था वीट का। बहुत ज़्यादा ईस्टर्न यूरोप से गंदम आता था वर्ल्ड मार्केट में। तो ये सप्लाई जो है डिसरप्ट हो जाते हैं, यानी नहीं आ पाते यहाँ वार के दौरान। उसी समय वार के दौरान वीट प्रोडक्शन जो है कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले ईस्टर्न यूरोप से आता था, फिर जब यह यूरोप में वार चली, हमने पहले भी पढ़ा था कि पूरा जो वार है फर्स्ट वर्ल्ड वार वो इसी यूरोपियन कंटिनेंट में लड़ी गई है। तो ईस्टर्न यूरोप से वीट का आना बंद हो जाता है वर्ल्ड मार्केट में। तो जब यहाँ से वीट आना बंद हो जाते हैं तो उसी समय कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से वीट आना शुरू हो जाते हैं। तो एक दफ़ा जब वार ख़त्म हो जाता है, दोबारा से ईस्टर्न यूरोप में वो प्रोडक्शन रिवाइव हो जाते हैं, और इस वजह से वीट की बहुत ज़्यादा एक गलट हो जाती है, यानी वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा वीट आ जाते हैं। एक तो पहले सिर्फ ईस्टर्न यूरोप से आता था, फिर अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस ऐसे जगहों से आ गया। अब दोबारा जंग ख़त्म हो गया तो ईस्टर्न यूरोप से फिर से वीट्स आने लगे, तो वर्ल्ड मार्केट में वीट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो जब वीट ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। और इस वजह से अनाज के जो है दाम जो है वो घट जाते हैं, वो उसमें गिरावट देखी जाती है। और इस वजह से देहाती इलाकों में जो आमदनी होती है, देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों की आमदनी, इसमें भी कमी आ जाते हैं। और बेचारे फार्मर्स जो है अब उनके इन वीट्स का, इन चीज़ों का, इन ग्रेन्स का जब कोई ख़रीदार नहीं होता, अगर ख़रीदता भी है तो बहुत कम कीमत मिलता है। इस वजह से पूरे फार्मर्स जो है वो कर्ज़े में चला जाता है। अब यहाँ एक और चीज़ आ जाती है उस समय, राइस ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना, मास लेवल पे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर चीज़ों को प्रोड्यूस करना, और उसी जितना प्रोड्यूस हो रहा था उतना ज़्यादा कंज्यूम करना, उतना ज़्यादा इस्तेमाल करने को हम मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कहते हैं। तो ब्रिटेन की हमने बात किया था कि पोस्ट वार रिकवरी जो है ब्रिटेन के लिए काफ़ी मुश्किल था, कर्ज़े में डूब चुका था ब्रिटेन। लेकिन यूएस की बात करेंगे तो इसके बिल्कुल बरअक्स था। यूएस में इकोनॉमी बहुत जल्दी हो जाता है, यूएस आसानी से रिकवर कर लेते हैं। हमने पहले भी देखा कि इस वार ने किस तरह यूएस इकोनॉमी को बूस्ट किया था, किस तरह यूएस इकोनॉमी को बढ़ाया था। तो एक छोटे से समय तक इकोनॉमिक ट्रबल रहा है यूएस में। इसके बाद 1920s में, अर्ली 1920s में यूएस इकोनॉमी फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगर आप एक ख़ासियत देखेंगे यूएस इकोनॉमी की 1920s में, हमने पहले कहा कि 1919 में वार ख़त्म हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए यूएस को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद यूएस की इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, पटरी पे आ जाते हैं, और फिर अपवर्ड उनका ये मोमेंट शुरू हो जाते हैं, यूएस इकोनॉमी बूस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बूस्ट होने की एक ख़ासियत, एक फ़ीचर ये था, वो था मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया। तो मास प्रोडक्शन की तरफ जो स्टेप उठाया था वो लेट 19th सेंचुरी में उठाया था उन्होंने, लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने ये कदम उठाया था। लेकिन 1920s में ये क्या हो जाता है कि पूरा एक ख़ासियत बन जाता है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यूएस के अंदर। तो मास प्रोडक्शन का जो सेहरा है वो किसके सर पे बांधा जाता है, वो एक कार मैन्युफैक्चरर था, कार बनाने वाले कंपनी का मालिक था हेनरी फोर्ड के नाम से। तो उसने असेंबली लाइन को अडॉप्ट किया है शिकागो स्लॉटर हाउस का। स्लॉटर हाउस मतलब जहाँ पर ज़बह किया जाता है, जिस घर में भेड़ बकरियाँ या गाय भैंस उनको ज़बह कर दिया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं,
स्लॉटर हाउस कहते हैं। तो शिकागो स्लॉटर हाउस का उसने अपने कार फैक्ट्री में, जहाँ पर शिकागो में जो स्लॉटर हाउस का फैक्ट्री ये असेंबली लाइन था, उसको उसने क्या किया, अपने कार फैक्ट्री में अडॉप्ट किया गया। तो शिकागो स्लॉटर हाउस में क्या किया जाता था, स्लॉटर किया जाता था जो स्लॉटर एनिमल्स है, जिनको कत्ल किए गए, ज़बह किए गए जो जानवर होते थे, वहाँ पर जो बचर्स होते थे, कसाई होते थे, उनको उठाते थे, एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए वो नीचे आ जाता था। यानी एक बेल्ट, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब अब ये क्या बोलते हैं, जब आप ये एयरपोर्ट के अंदर इंटर होते हैं और आपके सामान की चेकिंग किया जाता है, तो सामान की चेकिंग के बाद उनको एक बेल्ट पे लगा के आगे पहुंचाया जाता है, तो वो एक कन्वेयर बेल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह इन जानवरों को भी ज़बह किया जाता था, एक पॉइंट पर उनको ज़बह करता था और ज़बह किए हुए जानवर को उस बेल्ट पर लगाकर नीचे नीचे की तरफ उनको धकेला जाता था। तो हर एक एक जगह पर, एक एक पॉइंट पर एक बचर बैठा होता था और एक जानवर को लेता था और इसकी बचरिंग करना शुरू कर देता था। ये एक बेल्ट के ज़रिए, कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए काम होता था। तो उसने भी इसी मेथड को, असेंबली लाइन कहता था, उसी मेथड को उसने क्या किया है, अपने कार फैक्ट्री में इस मेथड को उसने अपनाया है। अच्छा, तो उसको ये एहसास होता है हेनरी फोर्ड को कि असेंबली लाइन जो मेथड है वो व्हीकल्स को बहुत सस्ते और बहुत जल्दी प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे, काम को तेज़ कर देंगे। काम को जो है, लोगों के जो उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग जो है, वो काम को तेज़, मतलब ये फैक्ट्री लाइन जो है, ये असेंबली लाइन जो है वो तेज़ कर देंगे। असेंबली लाइन जो है वो वर्कर्स को एक ही काम जो है मशीन के ज़रिए बार बार उसी काम को करने के लिए वो मजबूर करेंगे और कंटिन्यूसली, मतलब लगातार उसी काम को करना। जैसे कि कार का एक पर्टिकुलर पार्ट को फिट करने का, और वो भी क्या किया जाता था, एक बेल्ट पे पेस भी उसको डिक्टेट करता था कि आपको ये पर्टिकुलर पार्ट जो है कार का, ये बेल्ट जो है, इस सामान, ये कार का ये सामान फिट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, वो भी कन्वे करता था। वो कन्वेयर बेल्ट जो है आपको वो टाइम भी देता था। फॉर एग्जांपल, आपको कोई नट जो होते हैं, नट, उसको अगर आप फिटिंग करना है तो आपको 2 सेकंड 5 सेकंड में फिट करना है, और आगे जो है फिर 2 सेकंड के बाद वो कन्वेयर बेल्ट लेकर आगे जाता था। अगर वो सही से फिटिंग नहीं हुआ है तो आपकी काम के नुक्स जो है वो आगे बैठे हुए बंदे को पता चल जाएगा कि इस आदमी ने काम सही से नहीं किया है। तो ये एक ही काम को बार बार दोहराया जाता था एक ही वर्कर से। तो वहाँ पर डल, यानी वहाँ पर सुस्ती, काहली की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता था ये बेल्ट, और इस वजह से बड़ी तेज़ी से कार बन जाते थे। तो ये एक तरीका था आउटपुट पर वर्कर, हर एक वर्कर का जो आउटपुट होता है उसको इंक्रीज करने का, इस पेस ऑफ वर्क को स्पीड करके। एक कन्वेयर बेल्ट के सामने आप खड़े होकर जो है कोई भी वर्कर जो है अपने काम को डिले नहीं कर सकता था, ब्रेक नहीं ले सकता था, या अपने जो वर्क मेट होता है, अपने काम में जो साथी होता है, काम करने वाला जो आपका साथी होता है, कलीग होता है, उसके साथ आप फ्रेंडली चैट तक करने का वो मौका नहीं देता था। क्योंकि कन्वेयर बेल्ट जो है आपको समय देते हैं, 5 सेकंड 8 सेकंड 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आपको काम हो जाना चाहिए। 1 मिनट, अगर इसी काम को आपको दिन भर रिपीट करना है, बस अगर आपको कोई पार्ट फिट करना है तो बस यही काम करता रहना है। तो इस तरह पर वर्कर आउटपुट जो है वो भी बढ़ जाता था। तो इस वजह से हेनरी फोर्ड की कार जो है वो हर 3 मिनट इंटरवल में बन के आता था, यानी हर 3 मिनट में वो कार बन के आता था। तो ये जो प्रीवियस मेथड्स की अगर आप कंपेयर करेंगे, पहले के जो तरीक़े अपनाए थे उन कार मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ थे, वहाँ पर इतने तेज़ी से कभी भी कार नहीं बने थे। तो टी मॉडल फोर्ड जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा और सबसे पहला फास्ट मास प्रोड्यूस कार है। तो फर्स्ट वर्कर्स जो है फोर्ड फैक्ट्री में, वो असेंबली लाइन पर काम करने के स्ट्रेस को वो कॉप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो काम की इस तेज़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ी तादाद में उसके फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे वो काम छोड़ देते हैं। तो इस वजह से बड़ी बेताब होकर क्या करते हैं कि फोर्ड जो है वो डेली वेज को, यानी रोज़ के जो तनख्वाह है उसको वो बढ़ा देते हैं $5 पे। उस समय 1914 में वो $5 कर देते हैं, ताकि इस तनख्वाह के ज़रिए वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता था। तो
उसी समय उसने जितने भी ट्रेड यूनियंस थे अपने उसके प्लांट्स में, कार प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को, यानी उसके प्लांट्स के अंदर, उसके फैक्ट्री के अंदर जितने भी बाकी ट्रेड यूनियंस थे उनको वहाँ पर काम करने का उसने इजाज़त नहीं दिया, और अपने वो जो वर्कर्स थे उन वर्कर्स का उसने डेली वेज को बढ़ाकर $5 कर दिया। तो वो जो हाई वेज था, उसने जो ज़्यादा तनख्वाह बनाया था, इसने प्रोडक्शन लाइन को स्पीड अप करके और वर्कर्स को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करके उसने अपने इस वेज को भी वो रिकवर कर लेते, यानी वो नुकसान नहीं उठाते। अगर वो डेली वेज को $5 कर देते तो वो स्पीड जो बेल्ट था, कन्वेयर बेल्ट का जो टाइम था, वो और भी ज़्यादा तेज़ करके उसको आराम से रिकवर कर लेते हैं। तो कहते हैं कि अपने इस डिसीजन को वो क्या कहते हैं कि बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन भी कहते हैं, कि जो बेस्ट, यानी ऐसा डिसीजन उसने पहले कभी नहीं लिया था, ऐसा फैसला। ठीक, तो जो फोर्ड का जो तरीक़ा था, हेनरी फोर्ड ने जो तरीक़ा अपनाया था अपने कार प्लांट में, बहुत ज़्यादा फैल जाता है यूएस में, उसे अपनाया जाता है। तो इसके अलावा यूएस के अंदर, यूएस के अलावा इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूरोप में भी लोग अपनाते हैं 1920s में। मास प्रोडक्शन जो है, मास प्रोडक्शन ने कॉस्ट और प्राइस जो है ना, इंजीनियर्ड गुड्स जो है, यानी जितने भी हर जो काम जिसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ता है, हर वो चीज़ जो इसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ता है, उसकी कीमत को, उसके ख़र्चे को कम कर देते हैं ये मास प्रोडक्शन मेथड्स। तो हायर वेज ज़्यादा होने की वजह से अब हमने देख लिया कि अब इन जो डेली वेजर्स थे उनके वेजेस को बढ़ा दिया जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स को अफोर्ड कर सकते थे, गुड्स सच एस कार्स, यानी अब हर कोई वर्कर जो है वो कार ख़रीद सकता था, रेफ्रिजरेटर ख़रीद सकता था, टीवी ख़रीद सकता था, ये सारे कंज्यूमर गुड्स हैं। तो अगर कार प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यूएस में वो 2 मिलियन था 1920 में, तो वो बढ़कर 1929 में 5 मिलियन हो जाते हैं। तो इसी तरह के जो परचेज थे, हम मतलब इसी तरह के इंक्रीज जो है, स्पॉट मतलब इंक्रीज यानी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी आपको किस में देखने को मिलता है, रेफ्रिजरेटर्स में, वॉशिंग मशीन्स में, रेडियोस में, गेमोफोन प्लेयर्स में। तो ये सारा हायर परचेज सिस्टम के ज़रिए होता था, हायर परचेज सिस्टम के ज़रिए, यानी ये सारा काम जो है हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कार ख़रीदे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने रेफ्रिजरेटर्स ख़रीदे हैं, रेडियो सेट्स ख़रीदे हैं, वॉशिंग मशीन्स ख़रीदे हैं। तो ये सारा एक सिस्टम के ज़रिए होता था, हायर परचेज सिस्टम। तो ये क्या किया जाता था, जो क्रेडिट होता था वो उसको रिपे करना पड़ता था, या तो आपको हफ्तावार आपको पैसा पे करना पड़ता था, या माहवार यानी हर महीने में आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पर आप पैसा पे करके इनको ले लेता था। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर्स का जो डिमांड था, वॉशिंग मशीन्स का जो डिमांड था, वो सारा ज़्यादा इसलिए भी हो जाते हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि उस समय हाउस कंस्ट्रक्शन और होम ओनरशिप भी बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा लोग घरें बना रहा था, बहुत ज़्यादा लोग जो है घरों के मालिक बन रहा था, और ये सारा जो है वो लोन्स के ज़रिए फाइनेंस कर रहा था। दोबारा से एक लोन लेकर लोग घरें बना रहा था, और इसके अलावा घरों के मालिक बन रहा था। तो जब आपके पास आप घर के मालिक बनेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास वॉशिंग मशीन्स भी आप डिमांड करेंगे, और इसके अलावा आप रेफ्रिजरेटर का भी आप डिमांड करेंगे। ठीक है, तो हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम जो है 1920s का, इस वजह से यूएस के अंदर क्या बन जाता है, एक किस्म की खुशहाली आ जाती है। 1920s में बहुत ज़्यादा लोग जो है हाउसिंग और हाउस होल्ड गुड्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इस वजह से लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी, लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिल जाते हैं, आमदनी भी आ जाते हैं, कंजम्पशन डिमांड्स में भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलते हैं, ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और लोगों की एम्प्लॉयमेंट और लोगों को रोज़गार मिलना और लोगों की आमदनी बढ़ जाती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 1920s में, हमने पहले भी कहा था कि थोड़ी समय के लिए यूएस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसके बाद बहुत ज़्यादा जो है 1920s में यूएस इकनॉमी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। 1923 में यूएस ने जो दोबारा से पूरी दुनिया को इन कैपिटल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ओवरसीज़ लेंडर बन जाते हैं। यूएस इंपोर्ट्स और कैपिटल एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन ये रिकवरी को भी काफ़ी बूस्ट करते हैं, यानी
यूएस की इन एक्सपोर्ट्स की वजह से, यूएस से इन सारे सामानों की आने की वजह से, यूएस के लोन की वजह से यूरोप को भी इस वार के बाद रिकवर करने में मदद करते हैं अमेरिका। और ये वर्ल्ड ट्रेड को भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, इनकम ग्रोथ होने में भी काफ़ी मदद करते हैं अगले 6 सालों में। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ठीक था अगर लंबी देर के लिए रहता, लेकिन नहीं रह पाया। ये प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है ना यूएस के अंदर जो खुशहाली था वो ज़्यादा नहीं टिक पाया। 1929 में एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, दुनिया के अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन की बात करेंगे तो गिरावट, इकोनॉमिक जो यानी डाउनफॉल हम कहेंगे, या गिरावट को हम कहते हैं डिप्रेशन, या इसके अलावा हम सर्द बाज़ारी को भी हम डिप्रेशन कहते हैं। कि ये एक ऐसी गिरावट होती है, एक ऐसी सर्द बाज़ारी होती है कि इससे कभी दुनिया ने इससे पहले कभी विटनेस नहीं किया था। दुनिया ने कभी इस तरह की डिप्रेशन को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी था यूएस का वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया, और पूरी दुनिया के अंदर 1929 में एक दफ़ा फिर से जो है बहरान का सामना करना पड़ता है। तो ये ग्रेट डिप्रेशन जो है वो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे।